हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग के पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग चैप्टर से 5 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको सभी वीडियो समझ में आ जाएगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 6 के अंदर कवर करेंगे IP3 डैग पाथवे, या जिसे हम GPCR PLC सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस चाहिए, उसका PDF नोट्स चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको CSIR नेट लाइफ साइंस रिलेटेड और भी कई तरह के PDF नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए IP3 डैग पाथवे। इसे हम GPCR PLC सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का ये पार्ट 6 है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं 5 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो 5 पार्ट्स कवर किया है तो 6 पार्ट भी आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। IP3 डैग पाथवे या PLC सिग्नलिंग को समझाने के लिए डायग्राम सफिशिएंट है। इस डायग्राम की मदद से आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं इस पाथवे को। सो बेसिकली पिछली 5 वीडियोस के अंदर GPCR के जो बेसिक मैकेनिज्म है उसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सेल सिग्नलिंग का जो भी बेसिक्स है, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। सिग्नलिंग क्या है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियोज़ को कवर कीजिए, अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो। अगर आपका बेसिक कवर है, आपने 5 पार्ट्स कवर किए हैं, तो 6 पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 6 पार्ट में आपको बेसिकली ये जो पाथवे है ये कैसे रन करता है। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए IP3 डैग पाथवे कहाँ से रन करता है या किसके थ्रू रन करता है, तो ये भी GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ही रन करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई लाइगेंड है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट है, यानी सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल के बाहर प्रेजेंट है। अब ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है या प्राइमरी मैसेंजर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। एन टर्मिनल पर जैसे ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है, C टर्मिनल पर इसके कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। बहुत ही कम सेकंड्स में, 1 सेकंड से भी कम समय में C टर्मिनल पर मैसेज पहुंच जाता है। अब यहाँ पर C टर्मिनल पर एक कन्फर्मेशन चेंजेस देखने को मिलता है, जिससे कि ये गैफ की तरह काम करता है। इसका जो C टर्मिनल एंड है ये गैफ की तरह काम करता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें इस रिसेप्टर को, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर को 7 टाइम क्रॉस करता है। तो एन टर्मिनल पर जैसे ही कोई लिगेंड बाइंड करता है, C टर्मिनल पर मैसेज पहुंच जाता है। इमीडिएटली C टर्मिनल पर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये गैफ की तरह काम करता है। गैफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। गैफ जो होता है वो होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसका काम क्या होता है, ये जो G प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। इसमें 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अल्फा सब यूनिट पर GDB बाउंड रहता है, ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट बाइंड रहता है। तो ये क्या करता है, ये जो गैफ होता है ये काम करता है, ये GDB को GTP में रिप्लेस कर देता है, ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट को ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप लोग ध्यान से देखें तो 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, अब यहाँ पर टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप आने से ये अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो जाती है। G प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट जो होती है वो बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाती है। बीटा और गामा जो होती है वो डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ मूव करती है। अब इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में आपको अल्फा सब यूनिट दिखाई दे रही होगी। इस अल्फा सब यूनिट से GTP बाइंड है, राइट, ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट बाइंड है। इट मींस ये एक्टिव है। अब ये जो एक्टिव अल्फा सब यूनिट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ मूव करके एक इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है। ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है ये एक एंजाइम होता है PLC बीटा, फोस्फोलाइपेज C बीटा एंजाइम होता है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है। अब बेसिकली आप लोगों को याद हो कैम पाथवे के अंदर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा था, एडिनाइलिल साइक्लेज था, राइट। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, PLC बीटा है। ये जो एंजाइम है ये है फोस्फोलाइपेज C बीटा एंजाइम। ये क्या करता है, ये आगे प्रेजेंट एक और मॉलिक्यूल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिसका नाम है PIP2। PIP2 की फुल फॉर्म है फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। इसे हम सिंपली कहते हैं फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं। 4,5 बेसिकली क्या होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को डिनोट करता है। तो ये जो PIP2 है ये एंजाइम जाकर के इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये इसको क्लीव कर देता है, राइट।
ये जो PIP2 है ये एक तरीके का ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, और ये जो PLC बीटा है ये जो एंजाइम होता है ये जाकर के इसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसका काम ही क्या है, ये फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर देता है, क्लीव कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये दो भागों में टूट जाता है, ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। पहला मॉलिक्यूल है डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो है IP3, राइट। अब ये जो IP3 मॉलिक्यूल होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। डैग मॉलिक्यूल होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये जो IP3 मॉलिक्यूल होता है ये वाटर में सोल्यूबल रहता है। हमको ऑलरेडी पता है कि साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट रहता है। IP3 मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। और डिफ्यूज होने के बाद अब यहां पर आपको सिंपली समझना है, क्योंकि यहां से दो पाथवे रन कर सकते हैं। IP3 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होने के बाद अब ये पहुंचता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी ल्यूमन पर एक चैनल होता है जिसे हम बोलते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल। ये जो IP3 मॉलिक्यूल है वो उस चैनल से आकर के बाइंड कर जाता है। बाइंड होने से वो जो चैनल है उसके जो गेट है वो ओपन हो जाते हैं। चैनल ओपन होने से क्या होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी ल्यूमन में बहुत सारे कैल्शियम आयन भरे होते हैं। तो ये जो कैल्शियम आयन स्टोर करे हुए रखता है ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देता है। जैसे ही वो गेट ओपन होगा, वो जो चैनल है जैसे ही वो ओपन होता है, कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से अब चूंकि कैल्शियम आयन जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो कैल्शियम आयन का साइटोप्लाज्म में रिलीज होने की वजह से दो तरह के पाथवे रन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर 1 पाथवे को डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम सेकंड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पाथवे में क्या होता है, जैसे ये कैल्शियम आयन इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाती है तो ये जाकर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कालमोड्यूलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन इनएक्टिवेट स्टेज में प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन इस प्रोटीन से आकर बाइंड करता है ये कैल्शियम कालमोड्यूलिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, राइट। अब इस कालमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयन जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कैम्प काइनेज। जहां भी काइनेज वर्ड यूज हो आप लोग समझ जाइए कि वो जो काइनेज है उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, टेंडेंसी है कि वो किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है, वो किसी भी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकता है, फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करके उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो ये जो कैल्शियम काइनेज एंजाइम होता है ये जैसे ही कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स यानी कि कालमोड्यूलिन और कैल्शियम के साथ आपस में जैसे ये तीनों बाइंड करते हैं तो कैम्प काइनेज जो एंजाइम है जो कि इनएक्टिवेट स्टेज में था वो एक्टिवेट हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लेट मी रिपीट अगेन। ये जो कैम्प काइनेज एंजाइम है जैसे ही कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही आपस में बाइंड करते हैं कैम्प काइनेज तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होने के बाद किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है। अब मैंने ये कोई बोला कि किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है जिस प्रोटीन के लिए सिग्नल लेकर आया था वही प्रोटीन एक्टिवेट होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा सेल के अंदर, वही प्रोटीन एक्टिवेट होगा जिसकी ज़रूरत होती है और जिसकी ज़रूरत होती है उसी के लिए सिग्नल आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर से सिग्नल जो है वो इंट्रा सेलुलर में पहुंचता है, किसके थ्रू, GPCR के थ्रू। तो ये रहा फर्स्ट पाथवे जिसमें हमने सिंपली देखा लाइगेंड आता है और आकर के एन टर्मिनल पर बाइंड करता है, सिग्नल पहुंचता है इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर पहुंचता है, सी टर्मिनल में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक गैफ की तरह काम करता है। अब यहाँ पर हमारी जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन की वो एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होकर के वो PLC बीटा एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। PLC बीटा जो एंजाइम होता है वो PIP2 को ब्रेक डाउन कर देता है दो मॉलिक्यूल में, IP3 और डैग में। IP3 जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। अब ये IP3 जो मॉलिक्यूल होता है ये साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल से जाकर के बाइंड करता है जिससे कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं। कैल्शियम की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो कैल्शियम आयन है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ये कालमोड्यूलिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये जाकर के बाइंड करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है कैम्प काइनेज, जिसकी वजह से ये एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाता है। और ये एंजाइम इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये किसी भी प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर सकता है, किसी भी प्रोटीन का ये फॉस्फोराइलेशन करके उसे एक्टिवेट कर सकता है और उसकी वजह से उस प्रोटीन की वजह से सेलुलर रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। सेलुलर रेस्पॉन्स कैसे हमें देखने को मिलेगा?
अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये जिस प्रोटीन की मांग लेकर आया था, जिस प्रोटीन की इसे रिक्वायर्ड थी, वही प्रोटीन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और हमें सेलुलर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब ये था फर्स्ट पाथवे जो कि हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं सेकंड पाथवे। सेकंड पाथवे में एक और पॉसिबिलिटी है जो कि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये जो कैल्शियम आयन है, जैसे ही इसकी साइटोप्लाज्म में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि ये कालमोडिलिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है। दूसरी यहां पर एक और कंडीशन बनती है, दूसरा पाथवे भी यहां पर रन कर सकता है। यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर एक और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, पीकेसी। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन काइनेज सी। अब बेसिकली ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, तो इसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो ये एक्टिवेट कैसे होगा? जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पीकेसी का मतलब प्रोटीन काइनेज सी। काइनेज जहां पर भी आता है इट मीन्स वो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करके किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट होने के लिए इसे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। ये कैल्शियम आता है और इससे बाइंड कर देता है, लेकिन जैसे ये बाइंड कर देता है तो देखा जाता है कि यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हुआ, राइट। कैल्शियम आयन जैसे ही पीकेसी से बाइंड करता है तो पीकेसी प्रोटीन काइनेज सी जो है वो एक्टिवेट तो नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उस चेंजेस की वजह से ये पहुंच जाता है डैग के पास, डैग मॉलिक्यूल के पास, यानी डाई असाइल ग्लिसरॉल के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर की तरफ जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है डैग मॉलिक्यूल डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये जा करके पीकेसी उससे बाइंड करेगा। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैल्शियम भी बाउंड है, पीकेसी भी है और डैग मॉलिक्यूल भी है। अब यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आता है पीएस, ये भी आकर के इसके साथ बाइंड कर देता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो अब लोग आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 4 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड है, जिसकी वजह से ये जो पीकेसी है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पीकेसी एक्टिवेट कब हुआ? जब कैल्शियम इस पर बाइंड हुआ तब ये एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चेंजेस आए, राइट। लेकिन जैसे ही ये डैग मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और पीएस के साथ बाइंड होता है तब जाकर के ये पीकेसी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो पीकेसी है ये एक्टिवेट होने के बाद ये किसी भी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकता है, किसी भी प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करके उसे एक्टिवेट कर सकता है। अब वो जो प्रोटीन है वो जाकर सेलुलर रेस्पॉन्स देता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, IP3 डैग पाथवे में हमने 2 तरह के पाथवे को देख लिया, राइट। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हुई यहाँ पर, उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया IP3 डैग पाथवे के अंदर या GPCR PLC सिग्नलिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, CSIR नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए तो आप लोग पाथ फाइंडर की बुक परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो अमेजोन पर अवेलेबल है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।